अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है। चलें इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। टीआरएम लिमिटेड, अच्छा सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लें। रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द ईयर 2025। बड़ा सिंपल सा सवाल है, 7 मार्क्स का। अपनी EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इनटू डिमांड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। ठीक है जी, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। लिखा हुआ है टीआरएम लिमिटेड यूजेस अ सिंगल रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोर्स इट इन अ नियर बाय रेंटेड वेयरहाउस ड्यूरिंग द ईयर 2024। अब ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये 2025 की है, लेकिन सवाल इंफॉर्मेशन 2024 की है, सवाल 25 का है। During the year, 1.6 million units were purchased at rupees 750 per unit with an average order quantity of 64,000 units. हम जरा यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि 2024 की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, उससे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जनाब, आपने पूरे साल में 1.6 मिलियन की क्वांटिटी चाहिए आपको, डिमांड है ये आपकी, और ऑर्डर साइज जो है वो आपका 64,000 है। तो ये 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 64,000 ये बन जाता है 25। ठीक है जी। फिर आपके पास जो परचेज प्राइस है वो दी हुई है 750 की। टीआरएम इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग द रॉ मटेरियल। फिक्स कॉस्ट ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट 1680000। हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ हमने डिस्कस भी करी हुई है कि हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट होती है, परचेजिंग डिपार्टमेंट की जो फिक्स कॉस्ट होती है, वो हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले के लिए इररिलेवेंट होती है। अगर कोई फिक्स कॉस्ट है, चाहे मैं 10 ऑर्डर करूं, 20 ऑर्डर करूं, 25 ऑर्डर करूं या 50 ऑर्डर करूं, वो फिक्स्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, और ये हमारे लिए इररिलेवेंट होगी। जब आप लोग डिसीजन मेकिंग, अगर आपने नहीं किया, डिसीजन मेकिंग एंड रेलेवेंट कॉस्टिंग का जो टॉपिक है उसको करेंगे, तो उसमें इस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा, ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ के केस में हमारी इस तरह की अगर कोई फिक्स कॉस्ट होती है तो वो हमारे हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती है। हम वेरिएबल कॉस्ट को अकाउंट फॉर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग एंड रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो टॉपिक है उस पर इसको मजीद हाईलाइट किया जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट 750,000। जो परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट है वो 750,000 थी टोटल। टोटल का मतलब 1.6 मिलियन यूनिट्स की, या आप कह सकते हैं कि 25 ऑर्डर्स की। अब ये जो परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट है सर, इधर से हमें क्या इंफॉर्मेशन आखिर हासिल हो सकती है? देखिए, हमें जो भी दिया हुआ है ना वो 2024 का दिया हुआ है, और हमसे जो पूछा गया ना वो 25 का पूछा गया है। अब हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, और ये वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि हमारे हमारे लिए रेलेवेंट होगी। परचेजिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो ऑर्डर्स प्लेस करता है। तो हम ये जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, आप पूरा लिखिएगा। मैं PUR परचेजिंग को लिख रहा हूँ, DEPT डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट पर ऑर्डर यहां से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऐसा कर क्यों रहा हूँ? लॉजिक क्या है? सवाल की रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की नीड होती है। तो ये है हमारे पास 7.5 लाख रुपए। कितने ऑर्डर्स का? 25 ऑर्डर्स का। तो अगर मैं 7.5 लाख को 25 से डिवाइड कर देता हूं तो 30,000 रुपए पर ऑर्डर आ जाता है। 30,000 रुपए पर ऑर्डर आ जाता है। ठीक है जी। साथ साथ मैं वर्किंग करता जा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, जैसे जैसे कोई चीज पढ़ रहा हूँ। वेयर हाउस का रेंट 1240000। ये 2024 में आपने पे किया था। अगेन इसमें ये नहीं बताया कि फिक्स्ड है, वेरिएबल है, क्या है। तो चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ₹45,000 पर ऑर्डर, 1125000 टोटल।
अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये अगर पर ऑर्डर है और ये टोटल है, देखिए उससे बोला एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूं तो 45,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है और टोटल 1,125,000 होती है। आपको पता है अगर ये बात ना दी हुई होती, ये 45,000 की वैल्यू ना दी हुई होती तो भी मैं कैलकुलेट कर सकता था। कैसे? मैं 1,125,000 को 25 से डिवाइड कर देता। 1,125,000 टोटल कॉस्ट है सारे ऑर्डर्स की। 25 बार ऑर्डर्स प्लेस किया 2024 के साल में, तो डिवाइड करता हूँ तो भी 45,000 आता है। लेकिन चले अच्छी बात है, वो हम पे मेहरबान है, उसने हमें बता दिया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर है वो कितनी है, वो 45,000 रुपये। अच्छा, क्या ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगी? जी हाँ, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से चेंज या इंक्रीज हो उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में शामिल करते थे, लिहाजा इसको भी हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में शामिल कर रहे होंगे। इंश्योरेंस की कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट होती है, 2% होती है परचेज कॉस्ट, 6 लाख रुपए। अच्छा, ये 6 लाख आया कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस तरह से आया होगा कि 1.6 मिलियन यूनिट्स है तो 16000000, एक यूनिट की वैल्यू 750 750 से मल्टीप्लाई किया और उसको 2% ले लिया। बिल्कुल 20। अच्छा सॉरी, इंश्योरेंस कॉस्ट की 2% होती परचेज कॉस्ट है ना। ठीक है, तो 750 का मेरे ख्याल में 2% अगर हम लेते हैं 15 आता है। ठीक है, और ये 6 लाख को 15 से डिवाइड करते हैं। खैर ये कोई एवरेज वगैरह ली हुई है या इसमें भी मे बी हो सकता है कि कोई फर्दर कॉस्ट शामिल हो या क्या है। खैर इसको अभी हम रहने देते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है ये 2% ऑफ द परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट का 2% होनी चाहिए। अच्छा ये याद रखिएगा, देखें सुने, यहाँ पर ये जो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आती है ना, ये जो होल्डिंग कॉस्ट की अमाउंट आती है ये पर यूनिट आती है, पर यूनिट। ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू आती है ये आपके पास पर ऑर्डर आ रही होती है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, ये 2024 का टेबल है। उसके बाद लिखा हुआ है टीआरएम्स न्यू फाइनेंस मैनेजर बिलीव्स दैट सम ऑफ दीज कॉस्ट कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इफ ईच ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। In this respect, he has gathered the following information relating to 2025. अब उसने 2025 के बारे में कुछ चीजें बताई हैं। 2025 जो हमारा रेलेवेंट साल है जिसके लिए हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। पहले चारों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है एनुअल वेयर हाउस रेंट वुड कंप्राइज ₹300,000 प्लस ₹15 पर यूनिट फॉर स्टोरिंग ईच यूनिट। अब देखिए पिछली जो वेयर हाउसिंग की रेंट की अमाउंट दी हुई है उसको हम अपनी वर्किंग्स में अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। हो सकता है कि पिछले साल कोई फिक्स्ड रेंट हो सकता है कि पिछले साल जो है वो 3 लाख के बजाय 5 लाख का फिक्स्ड हो और बाकी पर यूनिट अमाउंट हो। हम नहीं जानते ना, और हम उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वो कनेक्टेड इंफॉर्मेशन ही नहीं है। क्यों कनेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस साल के लिए वेयर हाउस के रेंट का एक सेपरेट क्लॉज दे दिया और उसकी सारी कंडीशंस बता दी। तो जब उसने सारी कंडीशंस बता दी तो पिछली वाली जो भी कैलकुलेशंस थी उसकी कोई रेलेवेंस हमारे हमारे लिए नहीं रहेगी। यानी कि पिछले साल जो भी बात था, पिछले साल जैसे भी ये कॉस्ट कैलकुलेट हुई थी, पिछले साल वेयर हाउस की रेंट की क्या वर्किंग थी हमारे लिए, उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रही अब। क्योंकि हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2025 का कैलकुलेट करना है। हो सकता है पिछले साल भी 3 लाख प्लस 15 रुपए पर यूनिट हो सकता है 3 लाख प्लस XYZ हो, कोई और टर्म्स हो। लेकिन इसने हमें बता दिया 2025 में ये बातें अप्लाई होंगी, 2025 में ये बातें अप्लाई होंगी। और वेयर हाउस रेंट की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, पिछले से कनेक्ट नहीं किया। ये नहीं बोला पिछले से 10% ज्यादा या पहले होता था ऐसा अब उसमें 5% शामिल कर लो। नया ही अमाउंट दे दिया। उसने बोला 3 लाख रुपए फिक्स देने होंगे और 15 रुपए पर यूनिट देने होंगे। अब बात वही वाली आती है कि सर ये वाला हिस्सा फिक्स्ड है, डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग के टॉपिक में ये पढ़ाया जाएगा कि ये हमारे डिसीजन के लिए फिलहाल इरेलेवेंट है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला हिस्सा लेना है। और वेयर हाउस के रेंट की कॉस्ट जो पर यूनिट आप पे कर रहे हो वो होल्डिंग कॉस्ट में आती है। तो 2025 के होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की वैल्यू में पहली चीज हो सकती है रेंट, और वो है 15। ठीक है जी, ये क्लॉज हमने अकाउंट फॉर कर लिया।
अगला क्या है, रॉ मटेरियल प्राइस एंड यूजेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। रॉ मटेरियल की प्राइस 20% बढ़ जाएगी और यूजेज 25% बढ़ जाएगा। अब यूजेज का मतलब डिमांड है, ठीक है जी। पहले कितनी थी, 1.6 मिलियन, अब आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। तो ये जो 2025 की हम वर्किंग कर रहे हैं, दो चार लाइनें होल्डिंग कॉस्ट के लिए छोड़कर, यहाँ पर हम डिमांड लिख लेते हैं, एनुअल डिमांड। पहले डिमांड कितनी थी, कितने यूनिट चाहिए होते थे, 1.6 मिलियन। अब वो कितने से इंक्रीज हो रहे हैं इस साल, 25% से, ठीक है जी। तो आपकी एनुअल डिमांड 1600,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 अगर हम करते हैं तो 2 मिलियन पर चली गई, ठीक है। उसने देखिए क्या लिखा है, रॉ मटेरियल प्राइस एंड यूजेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। रॉ मटेरियल की कीमतों में 20% और उसके यूजेज, उसके इस्तेमाल में 25% का इजाफा होगा। तो नया नया आपका जो यूजेज है वो 2 मिलियन है, ये चीज यहाँ पर आपने लिख ली, ठीक है जी। अच्छा, प्राइस का 20% बढ़ना, यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस है, जो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, इसका 20% बढ़ना है। बहरहाल इसका देखते हैं कि क्या करना है। इंश्योरेंस कॉस्ट विल रिमेन 2% ऑफ द परचेज कॉस्ट। इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होगी वो 2% पर एनम ही रहेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके लिए एक काम करते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस की कॉस्ट 2% रहेगी। इंश्योरेंस की कॉस्ट की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इंश्योरेंस की कॉस्ट इधर लिखता हूँ। इधर क्यों लिखता हूँ, इधर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है। जा जितने कोई भी ऐसी कॉस्ट जो यूनिट को होल्ड करने की वजह से अराइज होती है, उसको हम होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट में लेकर जाते थे। तो अब सर इस होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले एक यूनिट 750 का था, उस यूनिट की कीमत 120% से मल्टीप्लाई कर दो, 20% से इंक्रीज करनी है। और फिर जो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट है, इसका 2% है, इसका 2% है। तो 750 इंटू 1.2 इंटू 0.02, यह आ जाता है 18, ठीक है जी। बात को वापस से समझिएगा, जो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट थी वो परचेज प्राइस का 2% थी। परचेज प्राइस पहले 750 होती थी, अब परचेज प्राइस 20% से बढ़ रही है। तो पहले 750 का 120% लिया, परचेज प्राइस इंक्रीज हो गई और फिर उसका 2% ले लिया, तो 18 रुपए आ गया। तो ये पॉइंट भी अकाउंट फॉर हो गया, ये पॉइंट भी अकाउंट फॉर हो गया। फिर लिखता है ऑल अदर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस हैं, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस हैं, वो आपके 10% से इंक्रीज हो रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक मिनट बस दीजिएगा आप मुझे, मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये वो भी समझाता हूँ। अच्छा, अब ऑल अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, ऑल अदर एक्सपेंसेस में सर इसका तो हमें कोई कंसर्न ही नहीं है ना, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। ये आएगा, ये हमने पर ऑर्डर यहाँ पर 30,000 निकाला है, और मेरा उसके रेंट का कुछ नहीं करना। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो पर ऑर्डर हमने 45,000 रुपये निकाली है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम एक और हेडिंग डालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपके पास प्रीवियस कितनी है, प्रीवियस थी आपके पास, आपने 2024 से जो निकाली, 30,000 और 45,000 ना। एक ट्रांसपोर्टेशन की, एक वेरिएबल कॉस्ट जो परचेसिंग डिपार्टमेंट की है। तो पिछली थी 30,000 प्लस 45,000, 75,000, और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इसमें 10% का इम्पैक्ट लेना है। 75,000 का 10% इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज आया है, 7,500 हो जाता है, ठीक है। टोटल अमाउंट 75,000 प्लस 7,500 यानी कि 82,500 हो जाता है, सही है जी। ये आपकी नई वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो अब आप ईओक्यू निकाल सकते हैं। ईओक्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि जनाब ये आपके पास होल्डिंग कॉस्ट है 33, ईओक्यू का जो फॉर्मूला है ऊपर मैंने लिख दिया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर 82,500 इंटू एनुअल डिमांड जो कि अब 2 मिलियन है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कि 33 है। तो 2 इंटू 82,500 इंटू 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 33 अंडर रूट में, ये आता है 1 लाख, 100,000 यूनिट्स, 100,000 यूनिट्स बनते हैं, 100,000 यूनिट्स बनता है, ठीक है।
ये हमारा यहाँ पर सवाल सॉल्व हुआ। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर लिखी हुई थी, टीआरए मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 8000 यूनिट्स। देखें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले में सेफ्टी स्टॉक नहीं आता, बफर स्टॉक नहीं आता, उसने हमसे टोटल होल्डिंग कॉस्ट नहीं पूछी है, उसने हमसे जो चीज पूछी थी हमने उसका आंसर निकालना है बस। और हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले में सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक नहीं आता। सर, इसके अलावा आपने ये रिकंसाइल करनी थी अमाउंट, ये मैं करवा देता हूँ। देखिए, ये जो दी हुई है ना इंश्योरेंस की टोटल कॉस्ट दी हुई है, कैसे पता चला सर टोटल? देखिए, पिछले साल एक यूनिट 750 का था, 2% एक यूनिट की इंश्योरेंस है, तो 750 इंटू 2% क्या आया? 15 रुपये आ गई एक यूनिट की इंश्योरेंस। अच्छा, अब आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कैसे आती है? सर, एवरेज इन्वेंट्री आती है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, अगर कोई बफर स्टॉक है तो आपके पास, आप जो यूनिट्स पिछले साल ऑर्डर कर रहे थे एक वक्त पर 64,000 कर रहे थे, 64,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक जो कि 8,000 यूनिट्स का था, ये बन जाएगा 40,000 यूनिट्स। और फिर टोटल होल्डिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता था? टोटल होल्डिंग कॉस्ट के लिए सर हम एवरेज इन्वेंट्री को होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस वाली अगर होल्डिंग कॉस्ट को कंसिडर करें तो उस हिसाब से 40,000 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यार है 6 लाख, वही वाली अमाउंट जो ऊपर लिखी हुई थी। क्या इस वर्किंग की हमें जरूरत है? नहीं, हमें जरूरत नहीं है। आपने ये वाला आंसर निकालना था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करें, और फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।